भाषा, लिपि एवं भाषा के विषय में कहा गया। भाषा का बहुत ही विस्तार है और वेद कहता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहता है, यावत ब्रह्म तावती वाक, यावत ब्रह्म विष्टितम तावती वाक। जितना ब्रह्म है उतने ही वाक है। अर्थात वाक और ब्रह्म वस्तुतः भिन्न वस्तु नहीं है, वो दोनों एक ही के दो तत्व हैं। वाक के माध्यम से हम ब्रह्म को समझते हैं और ब्रह्म को जाना ही वाक के माध्यम से जा सकता है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द प्रमाण के रूप में हमारे सामने श्रुति वांग्मय उपस्थित है। और पंडित मधुसूदन ओझा जी ने बहुत ही परिश्रम पूर्वक यह भारतवर्ष का जो आख्यान विषयक इंद्र विजय नामक यह ग्रंथ, इस ग्रंथ की रचना की है। कहां कहां से उन्होंने पूरे पौराणिक वांग्मय से, वैदिक वांग्मय से उद्धरणों को इकट्ठा करके, एकत्र करके एक ऐसा विधान, एक ऐसा इतिहास और भूगोल का समन्वय। मैं तो भूगोल का बिल्कुल भी विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन इतिहास में मेरी कुछ रुचि है। और उस रुचि के आधार पर जब मैंने इस ग्रंथ को देखा और शंकर शिक्षायतन के माध्यम से जब मुझे यह ग्रंथ प्राप्त हुआ, मैंने थोड़ा इसके कुछ अंश का अध्ययन करने का प्रयास किया और उसी के माध्यम से जो उपद्वीप प्रसंग है, जो जम्बू द्वीप के जो उपद्वीप हैं, क्योंकि उपद्वीप इंद्रद्वीप के भी उपद्वीप हैं, जो इंद्रद्वीप आदि द्वीप हैं वो भारतीय महाद्वीप के उपद्वीप के समान है, उनका वर्णन है। और जो जम्बू द्वीप के जो उपद्वीप हैं उनके वर्णन प्रसंग में जो विषय ओझा जी ने प्रस्तुत किया है, महान विद्वान ने अपनी लेखनी से जिसको सनाथित किया है, उस विषय के ऊपर कुछ अंश, कुछ कहने का अवसर मेरे लिए प्राप्त है। सबसे पहले इस पूरे प्रसंग को अगर हम देखें तो हमें जानने की आवश्यकता है कि एक बार बार एक पर्वत विशेष का विषय आता है, जो मेरु पर्वत के नाम से जो विख्यात है। अब ये मेरु पर्वत की जो स्थिति है, विष्णु पुराण इसके विषय में कह रहा है कि सर्वेषां द्वीप वर्षाणाम मेरु उत्तरतो स्थितः, मेरु उत्तरतो यतः। तो विष्णु पुराण की इस उक्ति को माने, और उसने इस श्लोकांश के पूर्वार्ध में ऐसा भी वर्णन है कि वहां या तो रात्रि ही रहती है या तो वहां दिवस ही रहता है। तो इससे प्रतीत होता है कि यह जो मेरु पर्वत है, अगर इसकी स्थिति हम उत्तरी ध्रुव पर माने तो शायद इसके साथ न्याय हो सकता है। अन्य अनेक विद्वानों ने भी इसके लिए इस तरह का प्रसंग स्थापित किया है, क्योंकि इलावृत्त का जो वर्णन आता है, मेरोरिलावृत्तम वर्षम सर्वतः परिमंडलम, ऐसा महाभारत के दाक्षिणात्य पाठ में अध्ययन करने पर अवसर मिलता है। तो वहां इसको साइबेरिया का जो उत्तरी भाग है, तो ये भी उस रूप से उत्तरी भाग, साइबेरिया जो है रूस के उत्तर में है और साइबेरिया का उत्तर भाग वही उत्तरी ध्रुव का जो स्थिति है वही निकल करके आती है, और उसे इलावृत के नाम से परिमंडल, इलावृत परिमंडल कहा गया है। तो एक तो ये मेरु पर्वत के विषय में एक ये उद्धरण मिलता है। दूसरा जो उद्धरण मिलता है वो पामीर का जो पामीर पर्वत है, जो पामीर के पठार से पास में जिसकी स्थिति है हिंदू कुश के बाद, तो कहीं ना कहीं उसको भी मेरु पर्वत की स्थिति माना गया है। तो अब ये भूगोल के वेत्ताओं का विषय हो जाता है कि वो इसकी स्थिति सुनिश्चित करें, क्योंकि इसकी स्थिति के बिना ये कहना बड़ा कठिन है कि ये कितना परिसर इसके अंतर्गत आता था। और एक उद्धरण मैंने शब्द कल्पद्रुम से कोट किया है, उन्होंने जटाधर के नाम से इसको रखा है कि येषाम मध्ये इलावृत्तम नामाभ्यंतर वर्षम यस्य नाम नाभ्याम अवस्थितः सर्वतः सौवर्णः कुल गिरि कुल गिरिराजो मेरुः। अब ये इलावृतम नाम अभ्यंतर वर्षम और उसके सर्वतः सौवर्ण, सुवर्ण मेरु, सुमेरु भी उसको कहते हैं, और वो सुवर्ण के समान चमकता रहता है। जब सूर्य छिप जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय वह पर्वत चमकने लगता है। ऐसी
चर्चा हमें देखने को मिलती है। जो जटाधर, उसका परिमाण भी बता रहा है कि वह 32 योजन विततो मूले, योजन विततः 32 योजन उसका परिमाण है, और वो मूल में 16 तावतांतर भूम्याम प्रविष्ट, और 16,000 योजन वह भूमि में प्रविष्ट है। ऐसा इस प्रकार का जो वर्णन जटाधर के द्वारा मिलता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुत ही विस्तृत जो पर्वत रहा। शायद इसकी भौगोलिक कारणों से स्थिति अब वैसी नहीं रही जो हम आज के भूगोल में देख रहे हैं। अगर इसके ऊपर शोध हो तो निश्चित रूप से मेरू की स्थिति निर्धारित होने पर बहुत सी स्थितियां आज के परिदृश्य में भी हम सही से चिंतन कर सकते हैं इनके विषय। जहां तक उपद्वीप प्रसंग में है, तो यहाँ इस जम्बू द्वीप के जो भूगोल का पूरी भूमि का जो दो भूगोल भाग है, उसका जो पूर्वी गोलार्ध है और एक पश्चिमी गोलार्ध है। जो पूर्वी गोलार्ध अर्थात जापान से जो आरंभ होकर के और नॉर्वे तक का जो पूर्वी गोलार्ध है, उसका नाम जम्बू द्वीप बताया गया है। जम्बू द्वीप के रूप में उसकी प्रतिष्ठा की गई है, और वहां पर इन द्वीपों का प्रसंग बताया है। कौन कौन से द्वीप हैं? उसमें सबसे पहले जो द्वीप है वह आवर्तन द्वीप, जो बर्तानिया, आवर्तन का जो अपभ्रंश रूप, जो ब्रिटानिया सरकार, हम लोग प्राचीन ब्रिटेन का जो ग्रेट ब्रिटेन का जो नाम है, उसे बर्तानिया सरकार के रूप में हम नाम सुनते आए हैं। तो उसके जितने भी द्वीप हैं उसके आसपास, वो सभी द्वीप आवर्तन के नाम से प्रसिद्ध थे, जिसको इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड इत्यादि ये तो प्रमुख हैं। और भी उसमें बहुत छोटे छोटे अनेक द्वीप हैं, बहुत छोटे छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। वो द्वीप समूह है पूरा, इसीलिए उसे ग्रेट ब्रिटेन, तो वो जो पूरा जो संग्रह है उन सब का, क्योंकि आयरलैंड तो बीच में स्वतंत्र होने की भी दशा में था, लेकिन अभी तक भी उसकी वैसी स्थिति नहीं आई है। तो ये जो विभिन्न द्वीप समूह हैं, वो सब के सब ओझा जी के अनुसार उनकी स्थिति भी वो बताते हैं कि उज्जैन से निकली ही जो मध्य रेखा है, उस मध्य रेखा के किस ओर, कितने अक्ष पर, कितने अक्षांश पर इनकी अवस्थिति है, ये भी यहाँ वो सूचित कर रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरा द्वीप समूह वो बता रहे हैं, वो नारमणक, नॉर्वे, स्वीडन आदि, जो थोड़ा और उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाता है। ये तो थोड़ा नीचे की ओर है, ग्रेट ब्रिटेन आदि द्वीप जो हैं, लेकिन जो नॉर्वे और स्वीडन है वो थोड़ा और उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, तो उनका नाम वो नारमणक द्वीप के नाम से जम्बू द्वीप के अंतर्गत इनको भी मानते हैं। नोविया और जेमलिया, इनका विवरण मैंने खोजने की कोशिश की, लेकिन ये मिला नहीं। उन्होंने जो नक्शा दिया हुआ है उसमें इनकी अवस्थिति बताई है। मंदर हरिण द्वीप, मंदर हरिण, अब इन नामों के पीछे किस तरह से क्या, अगर हम मंदर शब्द को देखें और हरिण को देखें तो ऐसा कुछ विशेष सूचित नहीं होता है, लेकिन कोई ना कोई इनका नाम के पीछे कोई तो रहस्य रहा ही होगा। हाँ, पांचजन्य द्वीप समूह के लिए जो वो देते हैं, उसको कहते हैं कि 5 लोगों के द्वारा उन द्वीपों को खोजा गया। इधर मैंने पांचजन्य की एक विशेष व्याख्या भी सुनी कि जो 5 लोगों के लिए जो हितकारी हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग जो पांच जो लोग हैं, पंचजना जो वेद में प्रसंग आता है कि एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बाद भी जो एक पांचवा रह गया, तो ऐसे इन सभी पांचों के लिए जो हितकारी हैं, ऐसे लोग जो हैं वो पांचजन्य के नाम से, ये एक नई व्याख्या हमें सुनने को मिली। हमारे पूज्य गुरुवर स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने इसका एक लेख में अभी उल्लेख किया है, मैंने अभी कल ही परसों इसका अध्ययन किया। तो ऐसे पांचजन्य शंख का भी नाम है, संभवतः हो सकता है कि यह पांचजन्य शंख वहीं उन्हीं द्वीपों से कहीं से प्राप्त हुआ हो, ऐसा भी प्रसंग हो सकता है। लेकिन ये जापान आदि जो द्वीप हैं, जिनमें सांघालिया, जेसो, नीफन, सिकोड और क्यूसू, इन द्वीपों की खोज करने वाले 5 लोग थे, ऐसा ओझा जी उल्लेख कर रहे हैं। तो इन पांचजन्य नाम के द्वीप समूह का भी जम्बू द्वीप में वर्णन मिलता है। ये प्रशांत महासागर में
स्थित है। जापान की स्थिति तो सभी के लिए प्रसिद्ध है। चंद्र शुक्ल द्वीप, जो पांचवा द्वीप है वो चंद्र शुक्ल द्वीप है। ये फिलिपाइन जो द्वीप समूह है, फिलीपींस के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, इसमें एक गंधर्व राज जो चंद्र को पणियों के द्वारा भेंट दिया गया था, ऐसा विवरण मिलता है। इसके विषय में गंधर्व राज जो चंद्र हैं उनको पणियों के द्वारा दिया जाने के कारण यह चंद्र के समान शुक्ल, अब चंद्र जैसे शोभायमान है, जैसे उसकी शोभा है, शुक्लिमा है, उसके समान वहां के द्वीप समूह चमकते रहते होंगे, इस कारण से शायद इस द्वीप का नाम इस प्रकार से पड़ा। तो ये चंद्र शुक्ल जो द्वीप है उसमें फिलिपाइन द्वीप समूह में ये इसका नाम पड़ता है। और स्वर्ण प्रस्थ, जहां सोना मिलता है, सोने की जहां प्राप्ति है, सोना जहां बहुतायत में प्राप्त होता है। अब आज प्राप्त होता है कि नहीं, आज तो अफ्रीका की खदानों में बहुत मिल रहा है, ऐसा माना जाता है सबसे ज्यादा अफ्रीका में मिलता है। लेकिन किसी समय हो सकता है यहाँ स्वर्ण का भंडार हो, और हो सकता है अभी भी छिपा हो, अभी हमारे सामने समक्ष उसका विवरण न प्राप्त हुआ हो। तो बोर्नियो, जावा द्वीप समूह, सुमात्रा, सिंगापुर, पीनांग, निकोबर, अंडमान, ये सारे के सारे जो द्वीप समूह हैं, इन समूहों को स्वर्ण पस्त के नाम से उन्होंने उल्लेख किया है। स्वर्ण जहां पर बहुतायत से प्राप्त हो रहा था, ऐसे ये द्वीप समूह थे। अब इसके बाद जो द्वीप जो बनते हैं वो सिंघल द्वीप। अब यहाँ ये एक बहुत ही, आज की स्थिति में हम जिसे सिंघल द्वीप कह रहे हैं, सिंघल द्वीप और लंका द्वीप को हम एक द्वीप के नाम से जानते हैं, लेकिन ओझा जी इसे दो भिन्न द्वीपों के नाम से और शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर वो ऐसा उल्लेख करते हुए उसका उल्लेख कर रहे हैं। क्योंकि सिंघल द्वीप जो आज जो लंका हम जिसको कह रहे हैं वो उसको सिंघल द्वीप ही मान रहे हैं, लेकिन जो लक्षद्वीप है उसको वो लंका द्वीप के रूप में वर्णन उसका कर रहे हैं। और उसमें अनेक प्रमाणों से सूचित कर रहे हैं कि निरक्ष द्वीप के रूप में उसका नाम मिलता है। निरक्ष द्वीप के रूप में अगर हम सिंघल द्वीप की आज की जो लंका की स्थिति है वो निरक्ष द्वीप के रूप में नहीं आ रहा है। निरक्ष अर्थात शून्य अक्षांश पर, शून्य डिग्री पर जो देश अवस्थित है। लेकिन आज जो लंका की स्थिति है वो उज्जैनी के अनुसार अगर हम जो रेखा मानी जाती है, उस रेखा के आधार पर अगर हम देखेंगे तो लंका की स्थिति उससे कई डिग्री भिन्न है। और निरक्षद्वीप अगर हम देखेंगे तो लक्षद्वीप पर वो स्थिति फिर भी बनती है। और लक्षद्वीप का जो लंका द्वीप का जो अपभ्रंश है लक्षद्वीप के रूप में, लक्के द्वीप पहले और लक्के द्वीप का फिर लक्षद्वीप, इस तरह का वो अपभ्रंश मानते हैं। और लक्षद्वीप और मालदीव दोनों पास में अवस्थित है। मालदीव को वो रावण के मामा जो है सुमाली, और सुमाली के जो पुत्र पौत्र हैं उनके मालेय, ऐसा वर्णन करते हुए बताते हैं कि मालेय आदि जो उनके पुत्र हैं, अनिल, अनल, इस तरह के उनके नाम हैं उनमें ही, तो मालेय द्वीप से अपभ्रंश होकर के मालद्वीप ऐसा बाद में हो गया होगा। अपभ्रंश तो भाषा में इस तरह के अपभ्रंश चलते हैं और विभिन्न प्रकार के मुख सुख इत्यादि उच्चारणों के दोष से वो परिवर्तन होते रहते हैं। तो लंका द्वीप ही जो आज जो लक्षद्वीप है वही लंका द्वीप है। इसको प्रमाणित करने के लिए जो आज जो लंका द्वीप हम मानते हैं सिंगल द्वीप है, वो इन दोनों को भिन्न बताने के लिए उन्होंने विभिन्न युक्तियां देते हुए इसको प्रमाणित करने का महत् प्रयास किया है। आप जो उनका वर्णन हम देख रहे हैं, एक सेकेंड, उन्होंने कम से कम अनेक युक्तियां दी हैं, 8 या 6 उक्तियां, 6 प्रमाण देते हुए इसको प्रमाणित करने का पूरा प्रयास किया है। और रामायण से, महाभारत से, विष्णु पुराण से, मत्स्य पुराण से, स्कंद पुराण से, विभिन्न पुराणों के वर्णनों के आधार पर वो इसको प्रमाणित करते हैं। दूसरा, इन द्वीपों के परिमाण को भी वो बताते हैं कि वो 134 योजन लंबा है और लगभग 120 योजन चौड़ा है। और जो लंका द्वीप है वो 400 योजन लंबा है और 120 लगभग चौड़ा है। तो चौड़ाई तो दोनों द्वीपों की लगभग समान है, लेकिन लंबाई में उनका 400 द्वीप है एक, और एक 135 योजन है। तो बहुत अंतर हो रहा है। और वो आज जो लंका द्वीप जिसको हम सिंगल द्वीप जो बताना चाहते हैं, जिसका नाम सीलोन होना चाहिए,
उसको वो कह रहे हैं कि वो लंकादीप नहीं हो सकता क्योंकि उसकी स्थिति आज 400 योजन नहीं है। अब इसको मानने में एक बड़ी समस्या ये है कि जो आज हम राम सेतु जिसे कह रहे हैं उसकी फिर दिक्कत होगी, लेकिन उसको वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वो नेचुरल रूप से बना हुआ पर्वत श्रेणी है जो बहुत प्राचीनतम है और वो वैज्ञानिक प्रमाणों से सुस्पष्ट ही है। और जो भगवान श्री राम के द्वारा बनाया हुआ तैरता हुआ पुल था, जो शिलाएं समुद्र पर तैर रही थी, वो उसके भ्रंश होने की संभावना है, वो भ्रंश हो गया होगा, वो छिन्न भिन्न हो गया होगा, ऐसा उनका कहना है। तो ये लंका द्वीप और इन जम्बू द्वीप में अवस्थित इन 8 द्वीपों का वो वर्णन करते हैं, और भारतवर्ष इसके अतिरिक्त जो बचा हुआ है उस पूरे को वो भारतवर्ष का नाम देते हैं, जो हिमालय के इधर भी है और हिमालय के उधर लाल सागर तक उसकी अवस्थिति वो मानते हैं, ऐसा सीमा प्रसंग में वर्णन उन्होंने विस्तार से किया है। तो ये एक उपद्वीप प्रसंग है। द्विर्गता आपो यत्र, जहां पर दोनों ओर से पानी विद्यमान हो उसको द्वीप कहते हैं, और यहाँ इन सभी स्थानों पर सभी ओर से समुद्र विद्यमान है। तो इन द्वीपों का वर्णन प्राचीन इतिहास और प्राचीन भूगोल को प्रमाणित करता है, और हमारे ऋषियों मनीषियों के द्वारा इनके नाम, इनकी भौगोलिक स्थितियां हमारे पुराणों में, हमारे वाङ्मय में अवस्थित हैं। इन पर और भी प्रामाणिक रूप से शोध होना चाहिए। जैसा कि सरस्वती नदी के विषय में जैसा शोध हुआ और उसके धारा परिवर्तन के प्रसंग का भूवैज्ञानिक अध्ययन करने पर जो आकाश में स्थित जो हमारे उपग्रह हैं, उन उपग्रहों से जो भूवैज्ञानिक सर्वे करते हुए जो चित्र लिए गए, उन चित्रों के माध्यम से यह प्रमाणित हुआ है कि आज से 7000 वर्ष पहले सरस्वती नदी ने अपनी धारा बदली थी, और उस धारा परिवर्तन के बाद वह हरियाणा में विंशन नामक स्थान पर कहीं विलुप्त हो गई। तो जिस प्रकार से यह शोध हुआ है, ऐसे ही शोध हमें अपने इन पर्वतों को जानने के लिए कि सुमेरु कहाँ है और उसका क्या विस्तार है, इलावृत जो कह रहे हैं वो वास्तविक रूप से उसकी आज की भौगोलिक स्थिति क्या है, अगर इस पर भूवैज्ञानिक रूप से अध्ययन हो तो निश्चित रूप से एक विशेष अध्ययन हमारे समक्ष आएगा, और पौराणिक वाङ्मय में कहे हुए जो तथ्य हैं उनको साक्षात प्रमाण मिल पाएगा। तभी हमारी विद्या सार्थक होगी। परमात्मा हमें ऐसा सामर्थ्य दे कि हम अपनी विद्या को आगे बढ़ाएं और जानें और समझें, इसका प्रचार और प्रसार करें। आज भाषा, लिपि और द्वीप अर्थात भौगोलिक संरचना, वास्तव में किसी देश की संस्कृति केवल भूगोल नहीं होता है, उसमें भाषा भी शामिल है, उसमें लिपि भी शामिल है। तो हम अपनी पूर्ण संस्कृति के ज्ञाता बने तो तभी हम अपने भारत को वास्तविक रूप में भारतवर्ष बना पाएंगे।